हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे खान सर की पुस्तक से सेट नंबर 12 को। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, तो आप में से किसी ने भी अगर मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। साथ ही साथ रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एडुटेरिया में भी 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जाके बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है अभी तक, तो जाके सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 12 को। सेट नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसने शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। तो कौन सा ऐसा साम्राज्य था? तो मौर्य साम्राज्य था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रही थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मौर्य साम्राज्य के समय में ही जो है सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ये भी ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लगभग अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक इस तरफ पूरा साम्राज्य का विस्तार किया था और अशोक ने भी श्रीलंका तक पूरा विस्तार किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मौर्य साम्राज्य जो है ये भी अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आते थे, तो इसको ध्यान में रखना है। और इन्हीं के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? तो मेगास्थनीज रहता था। कौन था ये? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज की ही पुस्तक है इंडिका। इसमें क्या किया गया है? तो पाटलिपुत्रा की जो समाज है उसको 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये भी ध्यान में रखेंगे। पूछ दिया जाता है क्वेश्चंस में कि इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 2. सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यूनेस्को से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक करंट का ये क्वेश्चन है कि अमेरिका जो है वो 5 साल बाद यूनेस्को में वापस से शामिल हो रहा है। जब ट्रंप आया था तो वो उस समय क्या किया था कि अमेरिका को यूनेस्को से बाहर रख लिया था। तो इसलिए अभी बाइडन जो है ये पुनः प्रयास किया है और यूनेस्को में वापस से जुड़ गया है। बहरहाल ये तो था करंट का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सांची को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था 1989 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सांची का स्तूप जो है यह एक बौद्ध स्मारक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश जिला में है और इसका निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। 3. बैंकिंग के संबंध में CTS डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो CTS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है चेक ट्रूनिकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो CTS का फुल फॉर्म है ये, इसको ध्यान में रखना है। और इसका संबंध जो है ये बैंकिंग क्षेत्र से है CTS का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे? तो ये इम्फाल में है और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2018 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 मार्च 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। 5 नंबर, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा प्रबंधन, फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण, फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कृषि विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और भारत में किसान आयोग की स्थापना जो है वो वर्ष 2004 में की गई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 6. अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम पारिस्थितिकी विकास कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। पारिस्थितिकी विकास में क्या होता है? तो जैविक और अजैविक घटक के द्वारा इसका विकास किया जाता है पारिस्थितिकी विकास के अंदर। 7. टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत
डैश में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था वर्ष 1968 में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 लेबैंग बूमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो लेबैंग बूमनी का संबंध जो है ये किस राज्य से है? तो ये है त्रिपुरा से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 9 एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक जो है ये लिखे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चों को परीक्षा के तनाव से बचाने का ये प्रयास किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एग्जाम वॉरियर पुस्तक की मदद से। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। 10 मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो गुणसूत्रों के युग्म कितने होते हैं? तो 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें से 44 क्रोमोसोम जो होता है ये हमारे बॉडी का निर्माण करता है और 2 क्रोमोसोम जो होता है ये हमारे लिंग का निर्माण करता है। महिलाओं में कौन सा 2 पाया जाता है? प्रजनन यानी कि लिंग कोशिका, तो वो पाया जाता है XX, और पुरुषों में पाया जाता है X और Y, ये 2 तरह का पाया जाता है। तो ये जो इसमें से 2 ऐसे इसमें लिया जाता है, यही 2 जो होता है ये लिंग का निर्धारण करता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। 11 निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता के कोच को दिया जाता है? तो कोच के लिए कौन सा पुरस्कार है इसमें से? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इसमें 25 लाख रुपए मिलते ही है राशि के तौर पे। और अर्जुन पुरस्कार ये भी किसको मिलता है? तो ये सब प्लेयर को मिलता है, लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच को दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 12 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये लागू हुआ था 1856 में। 1856 में कौन था हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये था वेलेजली के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये लागू हुआ था। और किसके सहयोग से हुआ था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से हुआ था। ये भी याद रखेंगे कि ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से वेलेजली के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। 13 विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप का संबंध जो है ये है बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 14 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंग अनुपात 900 से कम है? तो 900 से कम लिंग अनुपात जो है ये किसका है? तो ये हरियाणा का है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना है? 879। अगर आपसे पूछ ले भारत का कितना है लिंग अनुपात? तो भारत का 940, और उसमें राज्यों का अलग अलग होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। भारत का 940 है और सबसे कम लिंग अनुपात ये हरियाणा राज्य का है 879। लिंग अनुपात किसको बोलते हैं? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। 15 प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो न हो। तो सहयोग से कौन सा अनुष्ठान होता है ब्राह्मणों के सहयोग से? तो ये होता था हिरण्य गर्भ अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो किस प्रक्रिया के द्वारा ये निकाला जा सकता है? तो ये निकाला जा सकता है उत्खनन प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 17 जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो इसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जंतु विज्ञान कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। 18 उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा की सीटें जो हैं ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो लोकसभा की 80 सीटें हैं,
महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, उसके बाद बिहार में 40 सीटें हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेज के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो नो टैक्स कैंपेन ये कब का है? तो ये 1918 का है। ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो खेरा से जुड़ा है। खेरा कहाँ पे? ये गुजरात में है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 20 महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। 21 विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। तो विश्व दर्शन दिवस जो है ये नवंबर के किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवंबर के तीसरे गुरुवार के दिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 22 किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य 11-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। इनके द्वारा ये हर वर्ष निकाला जाती है। राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान जो है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा निकाला जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 23 जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जा सकता है। तो जड़त्व को कैसे मापा जा सकता है? तो ये द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंकों को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो आरबीआई को अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत नोट जारी करने का अधिकार है? तो ये धारा है 22। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 25 निम्नलिखित में कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो 2020-21 का कौन इसमें प्रतिभागी नहीं है? तो कोच्चि एफसी जो था ये भाग नहीं लिया था 2020-21 में। इस तरह के क्वेश्चंस क्या है कि एग्ज़ाम में आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जनरली किसी को पता नहीं होता है, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। 26 पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है फिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 27 भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है। तो 354 यानी कि आईपीसी जो है हमारा इंडियन पिनल कोड 354 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करना या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल यानी कि विधान परिषद जो है ये भारत के 6 राज्य में है। किसमें? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधानमंडल है, द्विसदनीय भी है। 29 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये कब की गई थी? 1875 में। और उस समय कौन था वायसराय? तो ये था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समय याद रखेंगे, 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 30 निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो कौन सा स्वदेशी विकसित टीका है जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है पाथ फाउंडेशन और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से? तो ये है आपका एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? आधार पूनावाला, साइरस पूनावाला। अभी वर्तमान में आधार पूनावाला इसके अध्यक्ष है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 31 निम्न में कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा बांध है?
तो ये चांडिल बांध, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये चांडिल बांध जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। और स्वर्णरेखा नदी जो है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों में बहती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 32, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था। तो नारायण गुरु कौन थे? तो एक महान समाज सुधारक थे और इनका जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 33, ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। तो धेनुका जो है ये कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये जो है ये कोडोफोन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 34, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौन मुस्कान की मार पुस्तक के लेखक हैं आशुतोष राणा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 35, निम्नलिखित में कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो इसमें से गोला फेंक खिलाड़ी कौन है? तो यह है तेजिंदर पाल सिंह तूर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्ति लेखन द्वारा की जाती है, तो ये तो सही बात है। दूसरा है ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग को ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, ये भी सही है। और तीसरा है जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, तो ये जो कथन है ये गलत है। तो हमसे यहाँ पे यही पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है इसमें दिया हुआ, तो ये जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 37, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? तो सबसे बड़ी जो बस्तियां हैं वो कहाँ पे पाई जाती है? तो वो मुंबई के धारावी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 38, कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो किस कृषि के तहत इसको हम डालते हैं? तो ये आता है बागवानी के तहत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 39, बेगम नूरजहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो बेगम नूरजहाँ का जो था विवाह पूर्व नाम क्या था? तो इनका जो विवाह पूर्व नाम था वो मेहर उर निशा था। शादी से पहले इनका नाम मेहर उर निशा था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 40, डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 41, निम्न में कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उसका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो इसका संबंध किससे है? तो यह है चैती से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर जो है S&P के ग्लोबल रेटिंग के अनुसार ये 6% है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 43, 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 2023 होना चाहिए था, तो इसको आप देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। 44, भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो ये अभ्यास तो हो चुका है, किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया अभ्यास, और ये वायुसेना का अभ्यास है जो कि 10 से 21 अप्रैल तक हुआ है। किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 45, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया जाएगा। 46, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नगरी दुबराज को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया है। नगरी दुबराज किस राज्य का चावल है?
तो नगरी दुबराज्य जो है ये छत्तीसगढ़ का चावल है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, और इसको अभी वर्तमान में जीआई टैग मिला है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 47 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो सीएम दी योगशाला कार्यक्रम जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये पंजाब के 4 शहरों में पटियाला, अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा में शुरू किया गया है सीएम दी योगशाला। 48 निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है? तो यूथ 20 का आयोजन जो है ये किया है आईआईटी कानपुर ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 49 निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो प्रीमियम पेरोल पैकेज जो है ये पेश किया है केनरा बैंक ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 50 एशियाई विकास बैंक यानी एबीडी ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो एडीबी ने 7.2 से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 6.4। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। 51 अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, और ये प्रावधान आर्टिकल 170 के तहत दिया हुआ है। 52 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो जीपीएस जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, ये वो एक उपग्रह के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये कितनी ऊंचाई पर है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो ये जो है ये 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 53 परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये अवस्थित है कहाँ पे? इंदौर में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। किसके द्वारा? होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और यह जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है जो लेज़र कण त्वरणों एवं संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। 54 इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो मानव रक्त में ये क्या नहीं पाया जाता है? कॉन्ड्रोसाइट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बाकी ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये सब जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसी का साइंटिफिक नेम है, ये सब हमारे ब्लड में पाया जाता है। 55 पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 56 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो रात के समय जो है ये मानक शोर का स्तर कितना है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है ये है 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा होगा तो वो शोर माना जाएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी के तहत क्या है कि डीजे वगैरह पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। 57 द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात करें। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो जाएगा? ये द्रव्यमान के आधार पर 14:3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 58 पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है ये किस पे आधारित था? वैक्यूम ट्यूब पर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर पर आधारित था, दूसरा पीढ़ी में, और पहला वैक्यूम पे। 59 इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 60
निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो ये कौन सा दर्रा है? तो ये दीफू दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसको ध्यान में रखेंगे। 61 किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो अनुप्रस्थ विस्थापन जो है ये एस तरंग में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 62 चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति तो सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन था? बज एल्ड्रन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 63 कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइल डैश में चली जाती है। तो डिलीट की गई फाइल जो है ये रिसाइकल बिन में चली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्या है कि हम इसको यहाँ से दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। 64 भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन जो है ये 15 मार्च 1950 को किया गया था, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के स्थान पर 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, इसी योजना आयोग के स्थान पर। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 65 निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा हार्मोन है जो पादप की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये है आपका एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 66 प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष का उपयोग जो है ये दूरी की मापन के लिए किया जाता है, दूरी की एक इकाई है प्रकाश वर्ष। 67 निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? तो पौधे के तने के विकास में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो यह है आपका जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 68 इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिक के जनक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम किसे जानते हैं? तो यह है ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 69 स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो डैश। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानिक का मतलब ही हो गया कि कोई एक विशेष क्षेत्र की प्रजाति के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 70 मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है? तो उसकी विशेषता क्या नहीं है? कि ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 71 हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है तिरिचमीर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये हिंदू कुश पर्वत कहाँ पे? तो ये पाकिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, पाकिस्तान के खैबर पख्तून एरिया में पाया जाता है। 72 उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया है सिडबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिडबी क्या है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, इसी को हम सिडबी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो है वो 2018 में की गई थी। 73 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा आपका तिजारा मंदिर। ये कहाँ पे? ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खजुराहो का मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। वेंकटेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और लिंगराज का मंदिर ये कहाँ पे है? ये है ओडिशा में। तो ये सबको याद रखना है। 74 मानव जाति के आनुवांशिक मूल जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद हैं? तो मानव जाति के आनुवांशिक मूल जो है ये कहाँ मौजूद है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर पूछे सभ्यता का पालना तो ये एशिया को कहा जाता है। 75 खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो खुर वाले जानवरों का जो आमाशय होता है वो 4 कक्ष में बटा होता है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये रूमेन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
76 भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ये क्या है? तो ये है सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 77 निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो मौलिक अधिकार के रूप में किसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका संभाषण का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकार जो है संविधान में भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन किया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और सम्मान का अधिकार उसमें नहीं आता है। 28 रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ यहाँ पे थे कर लेंगे। रामनाथ कोविंद जो थे ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी द्रौपदी मुर्मू जो है ये 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 79 एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि जो है ये किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और कब मिला था महात्मा की उपाधि? तो बिहार के चंपारण में जब इन्होंने किसान आंदोलन किया था और वो सफलता हो गया था, उसकी आंदोलन सफल हो गया था, उसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। 80 ग्रीन रेल कॉरिडोर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है कि उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका उद्घाटन जो है उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा किया गया था 2016 में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन डी जो है यह कथन सही नहीं था, इसलिए ये राइट आंसर है। बाकी यह रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है, भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है और ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियाँ बायो टॉयलेट से लैस हैं। 81 भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है ये पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 82 निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य था? तो दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल था? तो ये यूएसए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि बहुत सारे देश धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में बट गए थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये इटली, जर्मनी, जापान ये सब क्या था? ये सब धुरी राष्ट्र में था। और यूएसए, फ्रांस, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन ये सब क्या था? मित्र राष्ट्र था। 83 निम्नलिखित में कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो ये कौन सी योजना है? ये है महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके तहत महिलाओं को जो है वो मतलब बिना ब्याज के तहत ऋण दिया जाएगा। 84 निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है ये वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे है? तो ये है कश्मीर में, वुल्लर झील। 85 इनमें से किसे 2018 में यूनेस्को इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो यूनेस्को इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर जो है ये किसे नियुक्त किया गया था? हिमा दास को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज का ये हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर मिलते हैं करेक्ट के लिए और -1 नंबर जाता है इनकरेक्ट के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा करिए, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो कल मिलते हैं नई प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 13 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।